गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक एप्लीकेशन करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन को लेकर के, और यहां हमें फ्रिक्शन के रोल के बारे में कुछ चीजों को डिस्कस करना होगा डियर स्टूडेंट्स। फ्रिक्शन का रोल क्या है, कैसे ये काम करता है और कैसे हम लोगों को हेल्प देता है, ये कुछ नई बातें आज हम लोग डियर स्टूडेंट्स यहाँ सीखने जा रहे हैं। हम लोगों का टॉपिक है सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल्ड रोड। डियर स्टूडेंट्स, मैं सर्कुलर को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल रोड डिस्कस करता हूं। तो ये बड़ा पुराना और अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास में रोड है और यहां ये कोई मेरे पास कार है। ये अब जैसे ही ये कार जब आगे बढ़ती है तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोड और टायर के बीच में बैक साइड में लगता है। नो डाउट इसका वेट mg नीचे की तरफ लगता है और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर लगेगा। जब हम लोग ब्रेक लगाने की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा नॉन एक्सीलरेटेड मोशन या मैं कहूँगा रिटार्डेड मोशन होगा। तो रिटार्डेड मोशन के केस में जो व्हील्स हैं, नो डाउट व्हील्स और रोड के बीच का जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कहीं ना कहीं स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा हम लोग जानते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन के कंपैरेटिवली जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। अल्टीमेटली कार हमारी रुक जाती है। जब भी हमारी कार एक लेवल रोड पे चल रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो नो डाउट सेंटीपीटल फोर्स का या सेंटीफिगल फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगता, उसकी हम लोगों को जरूरत नहीं होती। लेकिन मान लीजिए कार चलते चलते और किसी सर्कुलर ट्रैक पे आ जाए तो क्या होगा, ये बात आज हम लोगों को डिस्कस करनी है। और सर्कुलर ट्रैक पे आने के बाद जो हमारे फोर्सेस हैं वो किस तरीके से बैलेंस होते हैं, कौन सा फोर्स क्या काम करता है, ये बात हम लोगों को डिस्कस करनी है। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ कर रखा है। व्हेन ए कार नेगोशिएट्स ए कर्व्ड लेवल रोड, ये कर्व्ड रोड है, यानी अभी तक हम स्ट्रेट रोड की बात कर रहे थे, आगे अब कर्व्ड रोड आने वाला है। देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर प्रोवाइड्स द सेंटीपीटल फोर्स। ये बात अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोगों ने स्मॉल f से डिनोट किया है। वैल्यू म्यू आर के बराबर होगी। अब 4 टायर है तो 4 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होंगे, म्यू r1, म्यू r2, म्यू r3, म्यू r4, व्हाटएवर हो। 2 टायर है तो व्हाटएवर हो, हम लोगों ने म्यू r2 तक ही यहाँ सम अप कर रखा है। तो डिपेंड्स ऑन टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे तो इन सबको हम लोगों को ऐड करना होगा। नो डाउट मोशन अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही होंगे सारे के सारे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अल्टीमेटली सारे के सारे फोर्सेस फ्रिक्शन को क्लब करके हम लोग एक ही जगह पे प्लेस कर सकते हैं। ये हमारे आगे की बात है। तो आई होप सो अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने दिया। अब ये किस तरीके से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंटीफिकल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ये बात अभी हम लोगों को यहाँ पे सीखनी है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, एक डायग्राम बड़ा मजेदार सा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। इस डायग्राम के बेसिस पे हम लोग कुछ बात करना चाहेंगे। तो देखिए, ये डायग्राम मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ और इसी के बेसिस पे हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए, सपोज ये हमारा लेवल्ड रोड है और स्ट्रेट रोड है। इस स्ट्रेट रोड पे हमारी कार चल रही थी, जो पीछे हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दिया। लेकिन यहां आते ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ टर्न आ गया, घुमाव आ गया, मोड़ आ गया। ऐसी स्थिति में हम इस कार को यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं, एक बॉडी मान रहे हैं और इस बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे, इस पे लगने वाले फोर्सेस की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले तो जो बॉडी का या कार का टोटल वेट है उसको मैंने एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया mg। अब चूंकि रोड मेरी कैसी है, फ्लैट है, तो ऐसी स्थिति में इसका जो रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ लगेगा। हमने यहाँ ऐसा कंसीडर किया है कि 2 ही व्हील्स के ऊपर सारा का सारा रिएक्शन लग रहा है, जबकि ऐसा होगा नहीं। इसमें कम से कम 4 व्हील होंगे, कार का कॉन्सेप्ट है, तो चारों के ऊपर होगा r1 + r2 + r3 + r4। तो यहां मेरे को प्लेस कर देना चाहिए r3 + r4, हालांकि उस सबकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी। अब अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये वेट mg, तो नो डाउट ये चारों r1 + r2 + r3 जो होंगे, इनको चारों को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं
और जो हमारा R1 होगा वो R/4 हो सकता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब डियर स्टूडेंट, जैसे ही ये कर्व्ड पाथ पे आएगी तो होगा क्या, इसमें बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mv²/r लगना शुरू हो जाएगा, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास कर्व्ड पाथ है या रोड है, इसका जो भी रेडियस होगा, यहां तक ले रखा है, इसको हम लोगों ने r कंसीडर किया। ऑब्वियसली जब हमारे कार में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ mv²/r लगेगा तो टायर और रोड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमारा इस mv²/r को काउंटर करेगा। जब तक ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mv²/r को काउंटर करता रहेगा तब तक हमारी कार जो है वो प्रॉपर चलती रहेगी। अगर इन केस ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो कार हमारी बाहर की तरफ स्किड करना शुरू कर देगी, खिसकना शुरू कर देगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी शार्प बेंड होते हैं, शार्प मोड़ होते हैं, तो उन पर क्लियरली लिखा होता है स्पीड लिमिट, यानी एक पर्टिकुलर स्पीड तक ही आप लोग उस पर चला सकते हैं। अगर उससे ज्यादा चलाएंगे तो नो डाउट प्रॉब्लम होगी। अब इस चीज को एक्सपीरियंस आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए सुबह पार्क आप लोग घूमने जा रहे हैं और वहां जाके दौड़ लगाना शुरू करते हैं, तो जब आपका ट्रैक स्ट्रेट होता है तो आप काफी फास्ट स्पीड के साथ में रन कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। लेकिन जब आपको घूमना होता है, मोड़ पर पहुंचते हैं, तो नो डाउट आपको अपनी स्पीड कम करनी होती है। अगर आप स्पीड कम नहीं करते तो जनरली आपने देखा होगा कि आप अंदर की तरफ अपने आप को टेंड कर लेते हो, जैसे ऐसे जा रहे हो तो अंदर की तरफ टेंड कर लोगे। अब कार है वो टेंड तो नहीं कर सकती, अल्टीमेटली उसके लिए हमें कुछ प्रोविजंस करने होते हैं और क्यों टर्न करनी होती है या क्यों हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है हम अपनी बॉडी को टर्न करते हैं, यही बात हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। कि जब भी किसी कर्व्ड रोड पर हमारा टायर आएगा या कार आएगी या हम ट्रेवल करेंगे तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे हम लोग mv²/r के नाम से जानते हैं, डिनोट करते हैं, काम करना शुरू कर देगा। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करने के लिए जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो काम करेगा। डियर स्टूडेंट्स, टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात मैं अगर करना चाहूं तो F इक्वल्स टू, मैं यहाँ F1 भी नहीं लिख रहा, F लिख रहा हूं, तो F इक्वल्स टू, यहां दोबारा से लिख लेता हूं, F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। अगर 4 व्हील्स हैं तो, और 2 व्हील्स हैं तो मैं लिखूंगा F1 प्लस F2। थोड़ी देर के लिए इन सबको मैं क्लब करके, या तो 4 हैं या तो 2 हैं, व्हाटएवर सो, F के बराबर प्लेस करता हूं। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है मैंने यहाँ 2 टायर के ऊपर μr1 और μr2 ले रखा है, तो ऑब्वियसली ये जो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो F1 प्लस F2 इक्वल्स टू μr1 प्लस r2। म्यू मैंने ये मान लिया कि जो भी टायर और रोड है उसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हर टायर के लिए सेम है। अब अगर और फर्दर स्टडीज की बात करते हैं, मान लीजिए कुछ टायर्स आपके घिसे हुए हैं, कुछ फ्लैटन है, या कुछ टायर आपने बिल्कुल नए यूज किए हुए हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है म्यू भी वो सब अलग अलग होगा। तो हम उतना डिटेल स्टेज में नहीं जा रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि बिल्कुल नई कार है, चारों टायर जो है वो बिल्कुल सेम है, वियर एंड टियर सबका एक जैसा है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो चारों टायर्स में सेम है। तो मैंने उन चारों को या 2 को क्लब करके क्या लिख दिया, यहाँ पे F लिख दिया, और इसको हम लोगों ने प्लेस किया μr1 प्लस r2। ऑब्वियसली 2 टायर के ऊपर पूरा वेट कंसीडर किया है, तो r1 प्लस r2 दोनों का रिजल्टेंट मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कंपैरिजन करने के लिए वेट mg ले लिया। इस तरह से जो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो μmg के बराबर आ गया, where mu is the coefficient of friction between tire and road and mg is the weight of car। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब सेफ राइडिंग के लिए हम लोगों को यहाँ पे ये समझना होगा कि अगर हमें क्या करना है, सेफ राइडिंग करनी है, तो सेफ राइडिंग के लिए नो डाउट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारा ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए mv²/r के। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स mv²/r ज्यादा हो गया तो ऐसी स्थिति में कार जो है वो बाहर की तरफ स्किड करती चली जाएगी। अब कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर ज्यादा हो गया तो अंदर आती चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर स्टूडेंट। ये जो है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है और एक तरीके से स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, कार आगे की तरफ बढ़ रही है उस फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है या हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो ये जो है जैसे जैसे हमारा mv²/r
बढ़ेगा वैसे वैसे ही ये हमारा इसको सेल्फ एडजस्टिंग बढ़ेगा। लेकिन एक सर्टेन कंडीशन में जब हमारा mv स्क्वायर और r बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद ये काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट होगा और जब काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट होगा तो कार हमारी बाहर की तरफ स्किड करना शुरू कर देगी। तो डियर स्टूडेंट, सेफ लिमिट के लिए मैं यही कहूंगा कि जो म्यू mg है यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बड़ा होना चाहिए निश्चित रूप से mv स्क्वायर ओवर r के, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ कार, r इज द रेडियस ऑफ द पाथ एंड m इज द मास ऑफ कार। तो m से m कैंसिल आउट हो गया डियर स्टूडेंट्स। यहां मैं v की बात कर सकता हूं तो ये जो है मेरा v लेस होना चाहिए किसके साथ में, म्यू r g के साथ में। स्क्वायर रूट किया हमने, एक ही स्टेप में बात खत्म कर दी। तो डियर स्टूडेंट, सेफ लिमिट के लिए जो वेलोसिटी है वो हमारी लेस देन स्क्वायर रूट म्यू आर जी के होनी चाहिए। अगर इनकेस ये बराबर हो गई तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कार चलती रहेगी, स्किड नहीं करेगी। लेकिन गलती से अगर हमारा वेलोसिटी बड़ा हो गया किससे, स्क्वायर रूट म्यू आर जी से, तो निश्चित रूप से कार जो है वो इस टर्न पे बाहर की तरफ स्किड करना शुरू कर देगी और टर्न को छोड़ करके बाहर निकल जाएगी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू मोशन ऑफ ए कार ऑन सर्कुलर ट्रैक। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां स्पीड बढ़ाना चाहता हूं, मैं कहता हूं जी मैं तो ज्यादा स्पीड से कार को मोड़ पे ले जाना चाहता हूं, तो या तो मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ाऊं, तो बढ़ाते हैं हम लोग नो डाउट। बिहेवियर में क्या करते हैं हम लोग, जहां भी हमारा टर्न आ रहा होता है वहां पे रोड को हम लोग ज्यादा फ्रिक्शन वाली बना देते हैं। आपने देखा होगा जो डेंस प्लास्टिक रोड्स होती हैं जिसमें गड्ढे गड्ढे से होते हैं, पत्थर पत्थर से लगे होते हैं, उस तरह की रोड हम लोग बनाते हैं जहां भी कर्वेचर होती है, जहां भी मोड़ होता है। इस तरह से हम लोग म्यू को बढ़ाने की बात करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ाने की कोशिश करें। नो डाउट हम लोग बड़ा टर्न ले लें, अगर बड़ा टर्न ले लेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा तो हम लोग वेलोसिटी भी ज्यादा ले सकते हैं, ज्यादा वेलोसिटी से भी उस पर चल सकते हैं। तो जितने भी हाईवेज के टर्न होते हैं या रेलवे के जो टर्न होते हैं वो एक बड़े सर्कल में जाकर के बनते हैं, काफी बड़ी कर्वेचर के साथ, काफी बड़ी रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ में हम लोग बनाते हैं, जिससे कि हमारा आर जो है कैसा रहे, बड़ा रहे और हम ज्यादा स्पीड से भी कार को या ट्रेन को उसके ऊपर से ले जा सकें। अब अगला कॉन्सेप्ट रहता है जी का। तो डियर स्टूडेंट, जी को तो हम लोग चेंज कर ही नहीं सकते। अब यहाँ एक लिमिटेशन और आ जाती है कि मान लीजिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, छोटी छोटी कॉलोनी है। अब उन छोटी छोटी कॉलोनी में अगर मेरे को रोड को टर्न देना है तो मैं इस रेडियस को बहुत ज्यादा नहीं ले सकता क्योंकि जगह ही नहीं है, स्पेस ही बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मुझे अपनी स्पीड को ही कम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लेवल्ड रोड। लेकिन मैंने एक टेक्नोलॉजी और खोजी, क्या खोजी कि मैं लेवल्ड रोड के बजाय बैंक्ड रोड का सहारा लेता हूं। बैंक्ड रोड का मतलब क्या है कि जो भी मेरा ये कर्वेचर है इसका जो आउटर एंड है, रोड का जो आउटर एंड है, इसको ऊपर की तरफ उठा देता हूं। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि अगर ये मेरे पास में क्या था, ये फ्लैट रोड था, तो मैं इसके आउटर एंड को ऐसे बाहर की तरफ घुमा देता हूं, तो इसे मैं बोलूंगा बैंक्ड रोड। बैंक का मतलब होता है कमर, तो कमर निकली हुई रोड या कुवड़ निकला हुआ रोड, इसका मतलब जो आउटर एज है रोड का उसको हमने अपलिफ्ट कर दिया है, ऊपर की तरफ उठा दिया है। तो ऊपर की तरफ उठाने से बेसिकली होता क्या है, ये जो वेट mg है इसका एक कंपोनेंट निश्चित रूप से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को सपोर्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी जो सेफ लिमिट की स्पीड है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है ये बात अभी हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। नो डाउट यहां अगेन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहां तो ये लेवल्ड रोड था, बेशक सर्कुलर ट्रैक था लेकिन लेवल्ड रोड था, तो यहां पे हमें कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं पड़ी थी। सीधे सीधे वेट mg को रिएक्शन के साथ में हमने कंपेयर कर लिया था, सीधे सीधे mv स्क्वायर और r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके साथ कंपेयर कर लिया था और हम लोगों को रिलेशन मिल गया था। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई है तो आगे वाला कॉन्सेप्ट भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जरा देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। Circular motion of a car on a banked road. Dear students,
बैंक का मतलब मैं समझा चुका हूं। बैंक का मतलब होता है एक तरीके से किनारा, कूबड़, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो जरा देखते हैं बैंक रोड का क्या है। पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमारा क्या था, लेवल्ड रोड था, और इस वाले कॉन्सेप्ट में बैंक्ड रोड है। तो कहानी कुछ ऐसे ही होगी कि ये मेरा एक सीधा स्ट्रेट रोड, एक पर्टिकुलर जगह पे आकर के ये क्या हो गया, मोड़ मेरा आ गया, कार को मेरे को मोड़ना पड़ेगा इस मोड़ पे। लेकिन इस मोड़ पे मैं क्या करता हूं, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, अपने फायदे के लिए, जो आउटर एज है, इस आउटर एज को ऊपर उठा देता हूं। जब ऊपर उठा दूंगा तो मैं इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये वाला हिस्सा इस तरीके से कुछ हो जाएगा। तो यहां तक देखिए, जब तक स्ट्रेट रोड पे चल रही थी तब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही कार इस टर्न पे आएगी तो नो डाउट बाहर की तरफ एक mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और अंदर की तरफ इसको काउंटर करने के लिए वही μr यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा। इन्हीं सबको हम रिजॉल्व करके अभी आगे समझने वाले हैं कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, जरा देखिए। इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, द सिस्टम ऑफ राइजिंग द आउटर एज ऑफ ए कर्व रोड एबव द इनर एज इज कॉल्ड एज बैंकिंग। यानी जो आउटर एज है रोड की, उसको अगर मैं ऊपर उठा दूं, फिर मैं यहाँ एक डायग्राम ये दिखाता हूं आपको। मान लीजिए ये मेरे पास प्लेन रोड है, और इस कर्वेचर पे आते ही मैंने इसको ऐसे उठा दिया, आउटर एज को बाहर की तरफ कर दिया, तो दैट विल बी टर्म्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। तो चलिए स्टूडेंट्स, बैंकिंग ऑफ रोड को लेकर के हम लोग बात करते हैं। कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, डिफरेंट फोर्सेस की बात करेंगे। तो देखिए, जितने भी फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं उन सबको मैंने यहाँ लिस्ट किया हुआ है। तो जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो नो डाउट आपको ये सब इस तरह से लिस्ट करना चाहिए। बाकी मैं एक्सप्लेनेशन जो आपको देना चाहूंगा वो अपने डायग्राम के ऊपर ही देना चाहूंगा, जो डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर बना के दिया हुआ है। जरा देखते हैं क्या है और कैसे है। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले तो मैं इस किसकी बात करूं, इंक्लाइंड प्लेन की बात करूं। एक तरीके से ये मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया है जस्ट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट का किसी का। तो जो वेट mg है वो तो सबको पता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा, यानी जो हॉरिजॉन्टल है उसके परपेंडिकुलर लगेगा। और जो मैंने बैंकिंग की है वो सपोज h हाइट की बैंकिंग यहाँ पे कर दी है, और ये रोड की अपने आप में क्या है, बेस है, और ये रोड की चौड़ाई है, ये रोड की चौड़ाई है। अब यहाँ जो बैंकिंग एंगल है वो सपोज हम लोगों ने थीटा कंसीडर किया डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैंने वेट की बात की, वेट अपनी जगह पे काम करेगा। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा नॉर्मल रिएक्शन की। तो ये मेरे पास में सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, देखिए इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल रिएक्शन मेरे को मिल गया। मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा वर्टिकल है, वर्टिकल से थीटा एंगल शिफ्ट करते हुए मेरा नॉर्मल रिएक्शन आ गया। नो डाउट अगर ये यहां होता तो परपेंडिकुलर ऐसे होता, जब इसको मैंने आगे घुमा दिया तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन भी घूम जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा चेंज। पीछे जो हम लोग करते रहे थे वो क्या करते रहे थे कि इस वेट mg का कॉस कंपोनेंट इसके सामने लाते रहे थे। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करेंगे। तो वेट mg के सामने r cos थीटा आ गया, और इसका जो दूसरा रेजोल्यूशन है डियर स्टूडेंट वो r sin थीटा आ गया। अब जरा हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करना चाहेंगे। मैं मार्कर का कलर चेंज करूंगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरे पास होगा वो होगा ये वाले डायरेक्शन में, यानी जो मेरा प्लेन है इसके पैरेलल, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो होगा मेरे पास में बाहर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, जो मेरे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो पैरेलल टू सरफेस होगा, और ये मैंने यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को शो कर रखा है अलग से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को F से मैंने डिनोट किया है। अब नो डाउट अगर मैं एंगल की बात करूं, सिमेट्री की बात करूं, तो अगेन ये वाला एंगल मेरा थीटा हो गया अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। अब इस F का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, इस वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट मैं ये ऊपर ले गया तो ये आ गया F cos थीटा। दो डायग्राम हमने अलग इसीलिए बनाए कि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। और इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट है वो आ गया नीचे की तरफ, यानी इसी mg के साथ में, दैट इज F sin थीटा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें कुछ नहीं करना, एक तो हमारे पास में वर्टिकल डाउनवर्ड और वर्टिकल अपवर्ड फोर्स का कॉन्सेप्ट मिल रहा है, तो एक इक्वेशन हम लोग यहां से बनाएंगे काउंटर करते हुए, कॉन्करेंट फोर्सेस लेते हुए, इक्विलिब्रियम फोर्सेस की बात करते हुए।
दूसरी तरफ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या मिल रहा है, ये f cos थीटा मिल रहा है और f sin थीटा मिल रहा है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो इनको हम लोग कंसीडर करेंगे और इनको कहीं ना कहीं हम लोग जो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स है mv² ओवर r इसके बराबर प्लेस करने की बात करेंगे। जैसा मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था कि नो डाउट जो मेरे पास वेट mg है उसका एक कंपोनेंट क्या करना शुरू कर देता है, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करना शुरू कर देता है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसमें मेरा mv² और r है, जिसको काउंटर करता है कौन, r sin थीटा प्लस f cos थीटा, वेयर f इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड r इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। एक डायग्राम में फिर यहाँ समझा देता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास दो फोर्सेज हैं, एक है f cos थीटा और दूसरा है r sin थीटा। इनको बैलेंस कर रहा है कौन, mv² ओवर r, या मैं उल्टा कहूं mv² ओवर r को बैलेंस करता है f cos थीटा प्लस r sin थीटा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो ऊपर की तरफ मेरे पास ये लग रहा है क्या, r cos थीटा, और नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है मेरे पास में क्या, f sin थीटा, और दूसरा लग रहा है नीचे की तरफ क्या, वेट mg। अब नो डाउट मैं जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं इनके लिए एक इक्वेशन बनाता हूं और जो वर्टिकल फोर्सेस हैं उनके लिए एक दूसरी इक्वेशन बनाता हूं। ये इक्वेशन मैं दूसरी यहां से बनाता हूं। तो जरा देखिए, r sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल्स टू mv² ओवर r। जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था इससे हमने ये इक्वेशन बना दी डियर स्टूडेंट्स, इस वाले कॉन्सेप्ट से ये इक्वेशन बना दी, और जो नीचे वाला कॉन्सेप्ट है उससे हमने ये बना दी। अब वेरिएबल सेपरेशन की बात करनी है तो यहां हम लोग ऐसा एक कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि जो भी हमारे टिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं या टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं, और जहां जहां हमारी कार का मास आ रहा है, वेट आ रहा है, उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। इस तरह से जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें तो कुछ चेंज मुझे करना नहीं है, लेकिन जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें मैं वेट mg को एक तरफ ले गया और बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले आया। डियर स्टूडेंट बड़ा आसान सा काम है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, किसको, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को। यहां लिखा भी है डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखिए मास का रोल खत्म हो जाएगा, यानी कार मेरी भारी हो हल्की हो डजंट मैटर, स्पीड जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हल्की कार है तो उसके लिए भी वही स्पीड लिमिट होगी और भारी कार है तो उसके लिए भी वही स्पीड लिमिट होगी, जैसा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए अब हम जरा आगे की बात करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया, डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए, अगर डायग्राम में थोड़ी सी भी गलती हुई तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया डियर स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को मिल गया, r sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल्स टू v² ओवर r g। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में लाने के लिए जो मेरी जरूरत है, या जो आसान सा अच्छा सा एक इक्वेशन फॉर्मूला मेरे को मिल सकता है, वो लाने के लिए मैं अपनी तरफ से r cos थीटा से इसको क्या करना चाहूंगा, डिवाइड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं tan के टर्म्स में सारी चीजों को लाना चाह रहा हूं। तो r cos थीटा से मैंने हर टर्म को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये पहला टर्म आ गया tan थीटा, दूसरा आ गया f बाई r, तीसरा आ गया 1 माइनस f बाई r tan थीटा, दूसरी तरफ v² ओवर rg था तो वो एज इट इज बना रहेगा डियर स्टूडेंट्स। यहां से मैंने इसको एलसीएम लिया और जो f है इसको मैंने म्यू r के बराबर प्लेस कर दिया। तो जैसे ही मैं f को म्यू r के बराबर प्लेस करता हूं तो यहां देखिए r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मेरे को एक अच्छा सा रिलेशन मिल जाएगा क्या, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा इक्वल्स टू v² ओवर rg। देखिए कुछ स्टूडेंट्स को नो डाउट ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब आप ये कहेंगे फर्स्ट टाइम में ही सब कुछ हो जाए, समझ में तो फर्स्ट टाइम में आ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर अगर आपने एफिशिएंसी लानी है, इसको पक्का करना है, तो निश्चित रूप से इस डेरिवेशन को 2-3 बार अपने हाथ से लिख के दिखाएंगे। एक बार मैं डायग्राम आपको और बना के दिखा दूंगा या उसी डायग्राम को एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको रोड मेमोरी में नहीं डालना पड़ेगा। 4-5 कॉन्सेप्ट इसमें एट ए टाइम लगाने ही पड़ेंगे, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना है, साथ में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मेरे को लगाना है,
फिर मेरे को कॉनकरेंट फोर्सेस के इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ये 4-5 कॉन्सेप्ट लगते हैं। अब 4-5 कॉन्सेप्ट के बाद में अगर कोई एक टॉपिक मेरा निकल के आ रहा है तो नो डाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो वो हो ही गया, सब लोग समझते हैं इस बात को डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो यहां से देखिए मैं क्या कर सकता हूं, सेफ लिमिट v स्क्वायर की बात कर सकता हूं। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी, साथ में ये ब्रैकेट, या v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर आर जी म्यू प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये कॉन्सेप्ट मेरा निकल के आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। मैं इसके स्पेशल केसेस की बात करूंगा, वो बात की बात है। पहले उसी डायग्राम को मैं एक बार आप लोगों को और भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि वो एक्चुअल में डायग्राम मेरा क्या था और किस तरीके से मैंने वहां रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की बात की थी। वही डायग्राम मैं फिर दोबारा से एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं डियर स्टूडेंट्स। अगेन जरा देखिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने वेट mg की बात की, नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने नॉर्मल रिएक्शन की बात की, तो मैं यहीं से इसको आगे कर देता हूं, ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सब लोग जानते हैं। ऐसे ही वेट mg हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होता है, सब लोग जानते हैं। अब डियर स्टूडेंट जो नॉर्मल रिएक्शन आया है, इसके मैंने दो रिजोल्यूशन ले लिए, एक ले लिया मैंने r cos थीटा और दूसरे ले लिया r sin थीटा। अब कोई स्टूडेंट कह सकता है कि ये थीटा एंगल कहां से आया, तो डियर स्टूडेंट ये जो इंक्लाइन प्लेन थीटा है, अगर मैं इसको सिमेट्री में देखूंगा, वही आप लोगों की इंटरसेक्शन लाइन, पैरेलल लाइंस जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, उसी के बेसिस पे आता है। ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, पता नहीं क्या क्या पढ़ के आए हो, बड़े होशियार बच्चे हो आप लोग। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर अगली क्लास में दूंगा। आज तो मैं ऐसे यही कहूंगा कि होमवर्क है आपके लिए कि ये वाला एंगल इस एंगल थीटा के बराबर कैसे होगा, जरा सोचना आप लोग। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, इसके दो कंपोनेंट हो गए, r cos थीटा और r sin थीटा। एक तो ये बात हमारे पास हो गई। अब दूसरी तरफ हम लोगों ने एक जो इसके बाजू में डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम की बात करेंगे। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा इस डायरेक्शन में होगा, यानी जिस प्लेन पे ये मेरी कार चल रही है उसके पैरेलल ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा डियर स्टूडेंट्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैंने F यहां पे कहा, नो डाउट। अब मैं अगर बात करता हूं तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। क्यों होगा, अगेन आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, आप जरा खोजिएगा ये थीटा क्यों होगा, ज्योमेट्री है 9th क्लास की। अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था उसके भी मैंने दो कंपोनेंट ले लिए, एक F cos थीटा ले लिया, दूसरा F sin थीटा ले लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं मजे से देख सकता हूं कि मेरे पास इस डायरेक्शन में दो फोर्स आ गए, एक आ गया F cos थीटा और दूसरा आ गया R sin थीटा। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों फोर्सेस को काउंटर करेगा कौन, mv स्क्वायर ओवर r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी मैं इसको उल्टा कहूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर टर्न है, सर्कुलर टर्न है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इफेक्ट में आना ही आना है। तो सर्कुलर टर्न पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर ओवर r आएगा, उसको ये दोनों फोर्स काउंटर कर रहे होंगे। तो मैं इधर दिखा देता हूं mv स्क्वायर ओवर r। अब नो डाउट ये मेरे पास यहां कोई एक बॉडी है या कार है, इसके ऊपर दो फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, और ये रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब आगे तो बढ़ रही है लेकिन साइड वे स्लिप नहीं कर रही, स्लाइड नहीं हो रही, इसका मतलब रेस्ट में है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों फोर्सेस का सम इस फोर्स के बराबर होगा। ये पहली इक्वेशन मेरी यहां से बन गई। अब जरा मैं दूसरी इक्वेशन के बारे में डियर स्टूडेंट्स बात करना चाहूंगा। दूसरी इक्वेशन को मेरे को लेना है, नो डाउट जो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स है, वर्टिकल अपवर्ड फोर्स में r cos थीटा तो आपके पास आ ही गया था। दूसरा था आपके पास में नीचे की तरफ वेट mg, और तीसरा था आपके पास में नीचे की ही तरफ F sin थीटा। ये F sin थीटा आप देख रहे हैं, ये mg आप देख रहे हैं, और ऊपर की तरफ r cos थीटा देख रहे हैं। अब एक स्टूडेंट जो पीछे बैठा हुआ है, जिसने सबसे लास्ट में ज्वाइन किया है, वो सोच रहा होगा सर ये r कहां गया। अरे भैया, जब r को रिजॉल्व कर दिया, तोड़ दिया, इसके दो पार्ट बना दिए तो r खत्म। इसी तरह से अगर मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिजॉल्व कर दिया, तोड़ दिया, तो ये खत्म, इसके दो कंपोनेंट मिल तो गए। मान लीजिए आपके पास में कितने थे, 50 रुपए थे। अब 50 रुपए के आप जो है ना दो क्या कर रहा है, पार्ट कर रहा है, छुट्टे ले आए किसी से। कैसे ले आए, एक 20 का नोट ले आए और 10-10 के 3 नोट ले आए। तो निश्चित सी बात है
कि आपकी जो 200 जो 100 रुपए की नोट थी या 50 रुपए की नोट थी वो तो खत्म हो गई, उसी के बेसिस पे तो आप 2 या 3 नोट लेके आए हो। तो इसी तरह से आपने जो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिया था, इसके जब कंपोनेंट निकाले तो ये खत्म। अब जब ये नॉर्मल रिएक्शन आपने ली थी, इसके कंपोनेंट ले लिए, तो दोनों कंपोनेंट आने के बाद में ये रिएक्शन भी खत्म। अल्टीमेटली अब आप देखेंगे तो नीचे की तरफ लगने वाले ये दो फोर्स, ऊपर की तरफ लगने वाला ये अकेला फोर्स, इनको लेकर के अगर मैंने इक्विवेलेंट फोर्सेस की बात की तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में ये बात मुझे ध्यान रखनी है कि जो mg वाला कॉन्सेप्ट है, यानी जिधर टिग्नोमेट्रिकल रेशियो कोई नहीं है उसको एक तरफ रखना है, यहां भी जिधर टिग्नोमेट्रिकल रेशियो कोई नहीं है उसको एक तरफ रखना है, और फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है। अब आगे तो मैं समझता हूं बहुत आसान सा काम है। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो डिवाइड करने पे आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा, इसको r cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए तो फर्दर स्टेप मिल गया। अब इसमें जो म्यू है उसकी वैल्यू डाल दीजिए f by r, या आप f की वैल्यू ऊपर वाले टर्म में डाल दीजिए, तो दैट इज म्यू r। जैसे ही वैल्यू डालेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। सेफ लिमिट के लिए या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आप इक्वल का साइन लगाएंगे। अगर आपने सेफ लिमिट की बात करनी है तो नो डाउट यहां पर क्या होना चाहिए, वेलोसिटी जो है वो लेस देन रहना चाहिए। अब स्पेशल केसेस की बात है, मैं अभी करता हूं, 2 मिनट में। लाइट चली गई है, ओके। अभी स्पेशल केसेस की बात हम लोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स। स्पेशल केसेस में कुछ नया नहीं करना हम लोगों को, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। जैसे सबसे पहले है व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो ऑब्वियसली जो आपके एक्सप्रेशन में म्यू आ रहा है ये म्यू हट जाएगा। म्यू हट जाएगा तो ये बचेगा r g tan थीटा, और यही कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट r g tan थीटा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर नहीं है तो। इसके बाद अगर बैंकिंग एंगल की बात कोई करना चाहे तो डियर स्टूडेंट्स बैंकिंग एंगल की बात भी बड़ा मजेदार सी है। बैंकिंग एंगल की बात क्या है कि जो v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट r g tan थीटा आया है, यहीं से आप tan थीटा की वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर rg आपको मिल जाएगा, या थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v स्क्वायर ओवर rg आप लोगों को मिल जाएगा। आगे की बात अभी हम लोग करते हैं, जैसे ही हमारा सिस्टम रिस्टोर होता है डियर स्टूडेंट्स,